डिजिटल स्ट्राइक सामने आई है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी चैनलों पर एक्शन हुआ है। पाकिस्तान के मशहूर तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का चैनल भी बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर यह कार्रवाई हुई है। वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन चैनल्स को बैन किया गया है भारत में जो एंटी इंडिया कंटेंट बना रहे थे। इसमें पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स हैं, पाकिस्तान के कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक दिल्ली से। सीधे उनके पास चलते हैं। जिन पर कार्रवाई की गई उसमें डॉन, जियो न्यूज, ARY न्यूज जैसे न्यूज चैनल्स भी हैं। शिवम, क्या जानकारी और किन किन चैनल्स को बैन किया गया है? बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करी, डिजिटल स्ट्राइक पहले की थी, तो फिर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जैसे हमने ट्विटर अकाउंट जिस तरीके से बैन यहाँ पर करवाया था, वो रिक्वेस्ट होती है, फॉर्मल तरीके से एक रिक्वेस्ट दिया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा और उसको फिर अप्रूव कर दिया जाता है। तो इस बार जो है यहाँ पर 28 अप्रैल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो है मेन तौर पर उनको यहाँ पर बैन किया है। और ये सारा कुछ जो किया जा रहा है पहलगाम के हमले के एक रिस्पांस में किया जा रहा है। काफ़ी भड़काऊ बयानबाजियाँ और अपने अजीबो गरीब उल जलूल एनालिसिस जो है पाकिस्तानी मीडिया में कह लीजिए या फिर वहाँ के यूट्यूबर्स के द्वारा कह लीजिए, ये सब किया जा रहा है। और बार बार न्यूक्लियर जिस तरीके से थ्रेट देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत यहाँ पर खतरनाक है। मैं नाम भी बता देता हूँ, शोएब अख्तर का यहाँ पर जो है उसका एक्सेस अब नहीं मिलेगा भारत में, जिसमें पाकिस्तानी चैनल जैसे शोएब अख्तर, आरजू काजमी, ये भी काफ़ी मंचों पर आपको नज़र आती होंगी। शोएब अख्तर भी काफ़ी बार अपने बयानों को रखते हैं। फिर सैयद मुजम्मिल शाह, उनको इंडियन यूट्यूबर्स यूजर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी इंडिया में आपको वो उनका सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आपको ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। और अब ये सोचिए, ये सारा कुछ इसीलिए किया गया है कि भाई अब कोई भी फेक प्रोपेगेंडा, कोई झूठी गलत खबर इस तरीके की जो है वो सामने ना आए। और एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि जो पाकिस्तान का मीडिया है, ISPR आप कह लीजिए, चाहे वहाँ का डिफेंस कह लीजिए, वो सब प्रोपेगेंडा ही करता है। और ये यूट्यूबर्स भी अब बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। एक और ख़राब गलत बातें वो इस मतलब अटैक को लेकर भी कर रहे हैं कि भाई जो FIR हुई थी उसके बारे में जानकारी देना कि टाइमिंग्स उसमें सही थी गलत थी। तो ये विवेक तमाम चीज़ें हैं जिससे वो एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें शोएब अख्तर हो चाहे आरजू काजमी हो, इस तरीके के यूट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर एक्शन हुआ है। और इंडियन यूजर्स के लिए अब ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, यानी कि भारत में आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कि जो भारतीय मतलब हमारे यहाँ पर कंट्रोल में है, जो हमारे प्रोटोकॉल में आता है, जो हमारे कंट्रोल में रहे सारी चीज़ें, वहाँ पर एक्शन जो है एक बड़ा स्ट्राइक यहाँ पर आप समझिए इसको विवेक। क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? जैसा कि आपने बताया कि थोड़े दिन पहले ट्विटर पर, यानी कि जो भी X हो चुका है, उस पर ऐसे ही एक्शन लिया गया था। पाकिस्तान के ऑफिशियल जितने भी DG ISPR और PM के ऑफिस का जितना भी पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल था, सबको ब्लॉक किया गया इंडिया में। अब यूट्यूब पे कार्रवाई की गई है, आगे फेसबुक है और दूसरे सोशल मीडिया साइट भी हैं। हाँ हाँ विवेक, देखिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन मीडिया है उसमें से कई ऐसे चैनल्स हैं, अब क्योंकि हम भी एक चैनल, तो हम किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, तो कुछ चैनल्स को भी सरकार ने लिखा है उनकी रिपोर्टाज पर यहाँ पर कि भाई आप किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक अपनी आपत्ति, एक विरोध जो है वो सरकार के द्वारा जताया गया है। लेकिन खास तौर पर चाहे आप बात करें, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो चाहे वहाँ पर डॉन का आप नाम ले लीजिए, हर कोई पढ़ता है उनकी खबरों को, समा TV कह लीजिए, ARY न्यूज़ कह लीजिए, बोल न्यूज़ कह लीजिए, रफ्तार कह लीजिए, जियो न्यूज़ कह लीजिए और सुनो न्यूज़, ये इन पर भी जो है बैन का, ये प्लेटफॉर्म्स को यूट्यूब पर बैन किया जा रहा है। अजीबो गरीब डिस्कशंस अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को खोलकर, तो वहाँ के चाहे डिफेंस एनालिस्ट हैं चाहे कोई हैं, वो अजीबो गरीब बातें करते हैं और बार बार न्यूक्लियर की धमकी वो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा जो है रोकने का प्रयास है। अब इससे ज़्यादा बढ़कर देखिए, ट्विटर पर तो एक्शन हो ही गया, यूट्यूब पर एक्शन हो ही गया। अब हम जो स्ट्राइक्स अब कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पर, जो वर्चुअल जो स्ट्राइक्स हैं वो तो हम लगातार जारी रखेंगे और जैसी से चीज़ें निकल के आएंगी उन पर स्ट्राइक्स लगाई जाएंगी। लेकिन अब बॉर्डर को जिस तरीके से सील किया जा रहा है, पाकिस्तान आर्मी की मूवमेंट इतनी बढ़ गई है अंदर बाहर, वो डर गए इतना ज़्यादा कि वो एकदम बॉर्डर पर आने का प्रयास कर रहे हैं। उनको डर है कभी भी भारत हमला ना कर दे, कुछ बड़ा ना हो जाए।
पानी को लेकर हमने क्या कहा था और हमने ज्यादा पानी छोड़ दिया, इसलिए वो भी थोड़ा डर में है कि अब कुछ भी भारत कर सकता है। इसलिए अब जो मूवमेंट होगा वो डर का ही मूवमेंट है पाकिस्तानी फौज का। जिस तरीके से वहां पर रेजिग्नेशंस का वो दौर जारी है, लगातार रिजाइन किया जा रहा है, बलूचिस्तान में बलोच लड़ाके और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो पाक फौजी जो है वो छोड़ छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उनके घरों से उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि अब यहाँ ये सर्व करने का कोई फायदा नहीं है। आसिम मुनीर को लेकर भी वहां विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से किया जा रहा है कि आसिम मुनीर एक आर्मी चीफ कम मौलवी ज्यादा लगते हैं, तो ये जितने भी प्रोपेगेंडा से जुड़े हुए लोग हैं और ये गलत बयानी करते हैं, इनके लिंक्स बाहर होते हैं। अपने आर्मी चीफ तो अपने परिवार को बाहर भेज देंगे, लेकिन आम जनता का क्या होगा विवेक? ठीक है शिवम, बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। दोबारा मेहमानों का रुख करेंगे। जेके बंसल सर, इस तरह के एक्शन से कितना इंपैक्ट होगा? क्या एक मेंटली या फिर कूटनीतिक इंपैक्ट देने की कोशिश है? क्योंकि एक बड़ी बात तो यह है कि इनके न्यूज़ का कंजम्पशन भारत में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। भारत का जो यूज़र बेस है सोशल मीडिया को, वो बहुत बड़ा है। तो इसका कितना इंपैक्ट होगा बंसल सर? बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा इसका कि ये जो एक जो अफवाहें हैं और जो एक भय पैदा करने वाली बात है, खासकर बार बार जो ये न्यूक्लियर धमकी देते हैं, तो न्यूक्लियर धमकी का जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि वो नहीं करेगा कभी भी इस्तेमाल, और ना ही उनकी कैपेबिलिटी है। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखे जरूर हैं लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन जो आम जनता है उसके मन में एक तरह का खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं न्यूक्लियर अटैक जो है पाकिस्तान ना कर दे। और ये भी है कि हमारी जो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की नीति है कि हमारी नो फर्स्ट यूज वाली है, और उनकी नीति है कि वो कभी भी कर सकते हैं। तो इन बातों को देख के भ्रम पैदा करना और 24 घंटे इन्हीं चीज़ों को चलाने से हमारी जनता में एक, हालांकि बहुत जोश है, फिर भी उसको थोड़ा माइंड चेंज किया जा सकता है। तो यही इनका कारण है कि इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और जब कोई जो अभी जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के जिसको आप ज़्यादा देख रहे हैं और जो एक नेगेटिव है उसको माइंड जल्दी एक्सेप्ट करता है पॉजिटिव की बजाय। तो ये जो नेगेटिव बातें वो फैला रहे हैं या फैला रहे थे वो अब बंद हो जाएंगी, तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि इस तरह की सूचनाएं नहीं आएंगी। तो अच्छा रहेगा। ये तो अच्छा किया है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ब्लफ करता रहता है कि उनके पास में जो न्यूक्लियर वेपन की वो बात करते हैं वो उनके पास डिलीवरी सिस्टम ही नहीं है। और उनको ये भी समझ आनी चाहिए कि ऐसे जो आजकल एयर डिफेंस सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर छोड़ते भी हैं तो उनके कंट्री में उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जिसका इफेक्ट उनके ऊपर होगा। मैं संजीव श्रीवास्तव सर से इसका एक जवाब लेता हूं जल्दी छोटा सा, उसके बाद मैं कर्नल टीपी त्यागी सर के पास जाऊंगा चाइना वाले एंगल पर। संजीव जी, कितना इंपैक्ट होगा ऐसे एक्शन का? विवेक जी, बहुत ही अच्छा ये निर्णय है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के जो रिस्पांस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये एक मैसिव कम्प्रहेंसिव तरीके से हम इसको हर एक पहलू के आधार पर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और पाकिस्तान को उसकी कॉस्ट, जो उसके कायराना हरकत की पता चलनी चाहिए। और एक आतंकपरस्त राष्ट्र से कोई बातचीत संभव नहीं है। और वहाँ के जो तथाकथित कुछ पत्रकार भी आ जाते हैं। अभी मैं कल ही एक चैनल पर बैठा हुआ था और परसों की बात है, और एक जो पत्रकार स्वयं को कहने वाला व्यक्ति लगातार जो है वहाँ दहशतगर्दी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और हमने उसको बहुत ही खरी खोटी सुनाई और जाहिर है कि उससे संवाद करने से इनकार कर दिया। तो ये जो निर्णय है ये भारत का बहुत अच्छा निर्णय है। ऐसे लोगों से संवाद करने का भी ये फेस नहीं रखते हैं, ये बातचीत करने का फेस नहीं रखते हैं, और इनके साथ सिर्फ ताकत की भाषा से बात की जानी चाहिए। और ये जो नया भारत है ऐसे स्टेप्स लेकर के भी अपनी जो ताकत है इन आतंकपरस्त लोगों को और इस आतंकपरस्त राष्ट्र को दर्शा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ने इस तरीके के संवाद को, जो कि एक कुतर्क करते हैं, एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की तमाम तर्के रखते हैं, ऐसे लोगों से संवाद भी करना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस बात को इंश्योर करने के लिए भारत ने निर्णय लिया है। मैं भारत की सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। हाँ, और हर बार एस्केलेशन की बात, हर बार एटम बम छोड़ने की बात, हर बार एटमी धमकी, हर बार हर आदमी वहाँ पर पाकिस्तान में उठ कर कह रहा है हमारे एटम बम चौक चौराहे पर सजाने के लिए नहीं है। क्या नेता, क्या मंत्री, क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स, क्या सड़क छाप आदमी, दो कौड़ी का आदमी, हर आदमी एटम बम की धमकी दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है, और ये बहुत सही समय पर भारत के द्वारा लिया गया एक्शन है। लेकिन बात अगर चीन की करें
तो टीपी त्यागी सर, चाइना का एक बड़ा निवेश है पाकिस्तान में, उसने ग्वादर बनाया पूरा का पूरा पोर्ट, और अगर भारत और पाकिस्तान में कन्वेंशनल वॉर देखने को मिलता है तो फिर चाइना को इस बात का कंसर्न रहेगा, इसलिए चाइना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। अच्छा, मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो कौन सा उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बलूचिस्तान के लोग बनने देंगे? तो ये कह देना कि साहब चाइना बिकॉज ऑफ सीपीईसी विल कम ऑन द ग्राउंड एंड सपोर्ट शोल्डर टू शोल्डर विद पाकिस्तान, ये रियलिटी से अलग है। और जो पाकिस्तान बात करता है न्यूक्लियर अटैक की, मैं उसके बारे में भी आपके दर्शकों को बता दूं कि सही मायने में चीजों का एनालिसिस होना चाहिए। पाकिस्तान के पास में टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। उसके एक जोकर मंत्री ने कहा था कि हमारे पास 1-1 किलो के बम भी हैं, जो आजकल टमाटर खरीदते हुए देखा जा सकता है सब्जी मंडी के अंदर, वो मंत्री। पर खैर, वो जो कम इल्ड वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं वो बैटल फील्ड पे इस्तेमाल किए जाते हैं, देश पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। यानी कि अगर ऑपरेशनल एरिया के अंदर कोई बटालियन इन ऑपरेशन में है और उसमें वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डाल दे तो ये पॉसिबल है कि वो पूरी की पूरी बटालियन वाइप ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन नाउ यू लुक एट इंडिया, इंडिया ने पहला यूज ना करने की अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होता है तो हम किसी पे हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर, पर अगर हमारे ऊपर हमला होता है, अब वो चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से हो, हम मैसिव स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि एक तरफ बटालियन की बात थी और अगर हिंदुस्तान अटैक करता है तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। ये फर्क है। और इसलिए न्यूक्लियर की बात करना ये बिल्कुल बेईमानी है, हवा में है, कागजी है। अगर करना होता तो 1999 में कारगिल में ना कर दिया होता। तो ये न्यूक्लियर की केवल धमकी है, कोई कर नहीं सकता। और न्यूक्लियर में बिकॉज देयर इज एश्योर्ड न्यूक्लियर एश्योर्ड डेटरेंस, यानी कि न्यूक्लियर वार अगर एक दफा शुरू हुआ तो फिर उसका खत्म होना मुश्किल है। इट इज ए चेन रिएक्शन और इसमें कोई जीतता भी नहीं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक और पैटर्न आपने देखा होगा सर, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है सर, आपने आर्मी में सर्व किया है, बाकी सभी मेहमान बहुत अनुभवी हैं और सबने सर्व किया है। मैं एक और पैटर्न देखता हूं पाकिस्तान के साथ रिलेशन में, जितना मैंने स्टडी किया और जो मैंने 1999 से मैं चश्मदीद रहा हूं चीज़ों का, या 90 के दशक से। पाकिस्तान हर चीज़ में सबूत मांगता है। पाकिस्तान ने 26/11 को लेकर सबूत मांगा, पाकिस्तान ने पुलवामा को लेकर सबूत मांगा, पाकिस्तान ने उरी को लेकर सबूत मांगा, पाकिस्तान ने पठानकोट को लेकर सबूत मांगा, पाकिस्तान ने पहलगाम को लेकर सबूत मांगा, और ये सबूत भारत मुहैया कराता रहा। तो इसका एक मोडस ऑपरेंडाई बन गया इस टेररिस्ट मुल्क का कि पहले अटैक कर दो, फिर दुनिया के सामने बोलो कि आप सबूत दो, हम कार्रवाई करेंगे। जी, ये किस तरह की रणनीति है? ये उनकी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट रणनीति है। पाकिस्तान सबूत मांगता है क्योंकि हम सबूत देते हैं। एग्जैक्टली हमने 26/11 का डोजियर दिया। जब उस डोजियर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक दफा तो मान लिया, लेकिन उसके बाद में रिपीटेडली पुलवामा हो या उरी हो या कोई अटैक हो, पाकिस्तान सबूत मांगता है, हम सबूत देते रहते हैं। यही तो कमी है। देखिए, पठानकोट में तो आईएसआई तक को बुला लिया सर हमने। जी, पठानकोट में आईएसआई को बुलाया। हालांकि देखो, इनके पीछे एक रीजन भी है। आप जरा सोच के देखिए, अगर नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाया होता, अगर उन्होंने आईएसआई को पठानकोट वाले इसमें ना बुलाया होता, अगर वो खुद नवाज शरीफ के घर में ना गए होते, तो ऐसा कैसे होता कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, किसी इंटरनेशनल कमेटी ने चू भी नहीं। बिल्कुल त्यागी सर, आपके पास वापस लौटेंगे। चलते हैं सीधे जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जहां पर विशेष सत्र बुलाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए। तस्वीर आपको दिखा